हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें सबसे पहले जो है चैप्टर का मतलब, नाम का मतलब समझना होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब जो आपने केमिकल वर्ड से रिलेटेड जो आपने वर्ड पढ़ा है वो है केमिकल चेंज, और जहां आपको केमिकल चेंज वर्ड मिल जाता है वहां आपको फिजिकल चेंज जरूर मिलेगा। तो जो इस यहाँ पे जो सब कुछ लिखा हुआ है ये इस चैप्टर का एक तरह से ब्रीफ है, और इसी ब्रीफ को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी इस पेज पे है वो इस चैप्टर का ब्रीफ है, और ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी हुआ है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का डिफरेंस। अब केमिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार अगर वो अपनी स्टेट में कन्वर्ट हो गए दूसरी स्टेट में, तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस नहीं आ सकते, और वापस नहीं आ सकते तो वो परमानेंट भी होंगे। ये दोनों रिलेटेड है टर्म। और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनेगा। और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब अगर एक स्टेट में कन्वर्ट हो गए तो अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस आ सकते हैं, और रिवर्सिबल हैं तो परमानेंट तो हो ही नहीं सकते। और आगे है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल चेंज की जो भी प्रॉपर्टी है उनसे बिल्कुल अपोजिट है फिजिकल चेंज की। अगर यहाँ इरिवर्सिबल है तो यहाँ रिवर्सिबल है, यहाँ परमानेंट है तो यहाँ परमानेंट नहीं है, यहाँ न्यू सब्सटेंस है तो यहाँ नो न्यू सब्सटेंस है। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम आगे फर्दर केमिकल चेंज को ही पढ़ेंगे, हम अब फिजिकल चेंज को नहीं पढ़ेंगे। तो अब केमिकल चेंज में बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की, कि केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो ये है एग्जाम्पल। आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, और बाद में आप उसको आराम से नोट भी कर सकते हैं, ये आपके नोट्स का भी जो है रूप निभाएगा। तो जो केमिकल चेंज का जो एग्जाम्पल है वो है सोरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब हमें कैसे पता चला कि ये सारे जो है केमिकल चेंज है? हमें पता चला इनकी प्रॉपर्टीज से। हम इनकी जो ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अगर हम स्टडी करेंगे तो सारी जो है केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज हैं। तो इस वजह से हमें पता चला कि ये सारे जो है केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क है। सोरिंग ऑफ मिल्क यानी जब मिल्क सोर हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है। अगर कोई मिल्क सोर हो गया एक बार तो वो नॉर्मल मिल्क नहीं बन सकता, और ये परमानेंट भी है अगर नहीं बन सकता तो, और नया सब्सटेंस तो बन ही गया। अब डाइजेशन है। डाइजेशन इरिवर्सिबल ऐसे है कि जो आपने फूड खाया था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर था, और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, तो वो अपने जो है सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए इरिवर्सिबल परमानेंट है और न्यू सब्सटेंस बन गया। और ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है। अब ये की पॉइंट है कि वेनेवर केमिकल चेंज है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं है यहाँ, वेनेवर केमिकल चेंज अकर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी केमिकल चेंज होगा, जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। अब यहाँ केमिकल चेंज हुए तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी साथ के साथ हुआ। इस लाइन को जरा ध्यान से देखें। और अब आगे आते हैं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं कि जो ये हैं शुगर केन है, फ्रूट्स हैं, व्हीट और राइस है, इनके अंदर ये कुछ ये हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो पेपर वाला, कि फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोस होता है, व्हीट और राइस के अंदर माल्टोस होता है, और शुगर केन के अंदर सुक्रोस होता है। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने अपने घर में भी देखी होगी कि आयरन पे रस्ट लग जाता है, उसे जर भी बोल देते हैं कि भाई लोहे पे जर लग गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर है।
जहां भी वाटर होगा उस चीज में मॉइस्चर तो प्रेजेंट होना ही है। और जो ये x है, ये है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ही ज्यादा x का नंबर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है सराउंडिंग्स में कि कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में होते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा इन पॉइंट्स के बाद कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ इन लाइंस पे ध्यान दें। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने केमिकल चेंज क्यों लिख दिया। यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने केमिकल चेंज इसलिए लिखा क्योंकि मैंने एक पीछे आपको लाइन पढ़ाई थी कि whenever chemical change occurs chemical reaction takes place। तो यहाँ पे आप केमिकल चेंज भी लिख सकते हैं और केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ इसी लाइन में होती है अप्लाई। वो फर्दर जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें वो बात अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को सेपरेटली पढ़ेंगे वहां पे हमको केमिकल चेंज का काम नहीं होगा। तो अब आप सिर्फ इन लाइंस पे ही ध्यान दें। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। और जो प्रॉपर्टीज होती है प्रोडक्ट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है प्रोडक्ट्स की। अब रिएक्टेंट्स होते हैं जो पहले प्रीवियस स्टेट होती है, और जो बाद में बनते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है अपनी प्रीवियस स्टेट से। If we write any chemical reaction, it becomes chemical equation। हम जिस भी केमिकल रिएक्शन को लिख देंगे वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ये भी एक की पॉइंट है। अब केमिकल इक्वेशन होती है दो टाइप की, एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन, इफ वी राइट एनी केमिकल रिएक्शन विद द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके नाम्स के साथ लिख देंगे तो वो एक वर्ड इक्वेशन होगी, उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम से। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां हम समझते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स ये होते हैं जो इस एरो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस एरो के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब मैग्नीशियम प्लस एयर जब ये रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है। ये वर्ड इक्वेशन है क्योंकि हमने रिएक्टेंट्स का भी नाम लिखा और प्रोडक्ट का भी नाम लिखा। मैग्नीशियम एक नेम है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक नेम है। अब पढ़ते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशंस, दीज आर short representation of chemical reaction in terms of symbol and formula of substance। ये बहुत छोटी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, और उन्हें सिंबल्स के तरीके से लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स को भी और प्रोडक्ट्स को भी। सिंबॉलिक इक्वेशन आर रिटन फ्रॉम वर्ड इक्वेशंस। जब हमारे पास वर्ड इक्वेशन गिवन होना तभी हम एक सिंबॉलिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ वर्ड होगा तभी तो हम उसके सिंबल से लिखेंगे। तो ये एक नेसेसिटी है कि अगर हमारे पास वर्ड इक्वेशन होगी तो भी हम एक सिंबॉलिक इक्वेशन लिख पाएंगे। अब हमारे पास ये वर्ड इक्वेशन है, हम इससे एक सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। अब मैग्नीशियम होता है Mg, एयर। अब एयर था तो हमने यहाँ पर O2 क्यों लिखा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ एयर है तो यहाँ O2 क्यों लिखा? हमने यहाँ O2 इसलिए लिखा क्योंकि जो ये इक्वेशन है, जब ये मैग्नीशियम प्लस एयर है, इसका मतलब है मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। और जो मैग्नीशियम बर्न्स होगा एयर में तो बर्निंग में क्या हेल्प करता है? ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो ये होगा Mg प्लस O2, ये होगा गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि सभी जो हमने एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखे हैं, रिएक्टेंट से के भी और प्रोडक्ट्स के भी। मैग्नीशियम का Mg, एयर का O2 क्योंकि बर्निंग में हेल्प करता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ये होती है सिंबॉलिक इक्वेशन। अब आगे पढ़ते हैं।
आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज ऑफ कलर। अब एग्जांपल लेते हैं कि कलर चेंज कैसे होता है एक केमिकल रिएक्शन में। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रेइश ब्लैक टू रेडिश ब्राउन। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर किसी आयरन है जो रस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर्स आ जाती है। तो ये हो गया चेंज ऑफ कलर। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, चेंज ऑफ स्टेट। इसका एग्जांपल है व्हेन कैंडल वैक्स इज बर्न्ड इन एयर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। आप इनको याद कर लें, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो व्हेन कैंडल वैक्स इज बर्न्ड इन एयर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। जब कैंडल वैक्स बर्न होती है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। और वैक्स जो है वो सॉलिड होता है, जो कैंडल होता है कैंडल वैक्स, तो वैक्स तो सॉलिड होता है, लेकिन वाटर लिक्विड और CO2 गैस। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चेंज हो गई स्टेट। जो सॉलिड था उसने लिक्विड भी बना दिया और गैस भी बना दी। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड। इवोल्व का मतलब वो बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड इफ मेटल्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और भी बहुत सारे मिनरल एसिड हैं। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल रिएक्ट करते हैं मिनरल एसिड्स के साथ। तो मेटल हो गया हमारा जिंक एग्जांपल में, और मिनरल एसिड हमने ले लिया HCl, तो बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो गई। अब आगे चलते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिख रखी है, तो मैं वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अब चेंज इन टेम्परेचर का एक आइडिया ये ले लीजिए कि अगर या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा केमिकल रिएक्शन में या इंक्रीज होगा। बाकी डिटेल में मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ PPT। PPT होता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट का मीनिंग है इनसोल्यूबल सोल्ट्स। जो एक रिएक्शन के बाद नीचे इनसोल्यूबल सोल्ट्स रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं PPT। अब हम इस चेंज इन टेम्परेचर को देखते हैं। दो तरह के मैंने आपको बताया टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, या तो वो इंक्रीज होगा और या तो वो डिक्रीज होगा। तो उनके अलग अलग नाम हैं। अगर इंक्रीज होगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और अगर डिक्रीज होगा तो वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इनकी भी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन है दोज रिएक्शंस इन विच नेट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब जितनी भी हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है वो रिलीज हो जाती है, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। और टेम्परेचर फिर ये तो दिखती ही बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतना ज्यादा जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल है N2 प्लस O2 गिव्स NH3। NH3 होता है अमोनिया प्लस हीट। और इसके जो कॉमन एग्जांपल हैं वो हैं कंबशन रिएक्शंस और रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं रिएक्शंस इन विच नेट हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। वहां रिलीज्ड था तो यहाँ एब्जॉर्ब्ड, एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो जाता है। अब वो ही रिएक्शन है, बस टेम्परेचर रिलीज और इंक्रीज की बात है। N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है NO। तो अब इनकी पहचान क्या है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करने आ जाए कि आइडेंटिफाई विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड विच इज एंडोथर्मिक, ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। तो इनकी पहचान है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट है वो हमेशा प्रोडक्ट्स की साइड यानी राइट साइड लिखी जाएगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट है वो रिएक्टेंट्स की साइड लिखी जाएगी जो कि लेफ्ट है।
तो ये रिएक्टेंट्स की साइड और ये प्रोडक्ट्स की साइड। अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रेस्पिरेशन डिटेल में बताऊंगा कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, तो वो देखते हैं। वी डाइजेस्ट फूड एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स। जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं ग्लूकोज में और कंबाइन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ हमारी सेल्स में, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन आवर बॉडी विच एनेबल्स अस टू डू आवर एक्टिविटीज। तो जब ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें एबिलिटी देते हैं कि हम वर्क कर सके। हम जो चलते फिरते हैं वो सारे उसी वजह से है। इसी वजह से हम फूड का इंटेक करते हैं ताकि हम चलते फिरते रहें। और द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ये एक तरह का कंबशन ही तो है कि जो ग्लूकोज है कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो और मैंने आपको ये भी कहा था कि कंबशन रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस कारण की वजह से रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन की जो है इक्वेशन देखते हैं। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी है, एनर्जी और हीट एक ही बात है, या तो आप एनर्जी लिख लो या फिर आप हीट लिख लो। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये है प्रोडक्ट्स की साइड। तो ये पहचान जो मैंने आपको बताई थी वो भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे है प्रेजेंट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। अब जैसे यहाँ पे 6O2 है, 6CO2 है और 6H2O है, तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और जो बैलेंसिंग है वो मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा। तो होप करता हूं कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।